हिमालय की गोद में जन्मा कत्यूरी सूर्यवंश अयोध्या से पराजित होकर कत्यूर घाटी में एक सशक्त राज्य बना। इसी हिमालय से उद्भवित कत्यूरी राजवंश की एक गौरवशाली शाखा, जिसने अयोध्या से पराजित होकर कत्यूर घाटी में सूर्यवंशी राज्य स्थापित किया। कत्यूरी राजवंश मध्यकालीन उत्तर भारत का एक शक्तिशाली हिमालयी राजपूत राजवंश था, जिसने वर्तमान उत्तराखंड। सोचिए, हिमालय की ऊंची बर्फीली घाटियों से एक शाही वंश अपनी पूरी सेना के साथ नीचे उतरता है और गंगा के हरे भरे मैदानी इलाकों में एक नए भविष्य की तलाश करता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक असली सफर है। बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक वंश, पाल सूर्यवंशियों की कहानी की गहरी परतों को खोलने जा रहे हैं। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें कई सदियों के सफर पर ले जाते हैं, 13वीं 14वीं सदी से लेके आज तक। और इसकी जड़ें तो प्राचीन अयोध्या तक जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम ये जाने कि कौन कहाँ गया, बल्कि ये समझना है कि एक परिवार कैसे हिमालय के कत्यूर घाटी से निकला और उत्तर प्रदेश के बस्ती और हरिहरपुर तक पहुंचा, और कैसे सदियों बाद भी उनकी विरासत जिंदा है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, ये प्रवास की कहानी है, नई जगहों पर अपनी पहचान बनाने की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये समझने की कहानी है कि कैसे एक उपनाम पाल अपने आप में हजारों साल का इतिहास समेटे हुए है। सही कहा। ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, बल्कि एक पहचान है जो पहाड़ों से मैदानों तक उनके साथ चली। तो चलिए इस कहानी के धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला सिरा हमें सीले सन 1305 ईस्वी में ले जाता है। हिमालय में एक रियासत है आस्कोट। वहां से दो सूर्यवंशी राजकुमार अलकदेव और तिलकदेव एक बड़ी सेना लेकर नीचे उतरते हैं और आज के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पहुंचते हैं, महूली नाम की जगह पर। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक तरह का रणनीतिक कदम था। अच्छा। बड़े भाई अलखदेव ने महूली में ही अपना राज्य स्थापित किया, एक किला बनवाया और वहीं बस गए। लेकिन छोटे भाई तिलकदेव वो वापस आस्कोट चले गए। हाँ, यहीं से इस वंश की एक नई शाखा मैदानी इलाकों में अपनी जड़ें जमाने लगती है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? दो भाई इतनी बड़ी सेना लेकर इतनी दूर आए, एक रुक गया और दूसरा बस वापस चला गया। क्या स्रोतों में इसकी कोई वजह बताई गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कोई अनबन हुई थी या ये कोई पहले से तय की गई रणनीति थी? देखिए, स्रोत सीधे सीधे किसी झगड़े का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन उस दौर की राजनीति को देखे तो ये एक सोचे समझी रणनीति हो सकती है। कैसी रणनीति? हो सकता है कि उनका प्लान यही हो, एक भाई नई जमीन पर कब्जा करेगा और दूसरा वापस जाकर घर यानी आस्कोट को मजबूत रखेगा। अच्छा, ताकि अगर नई जगह पर कुछ गड़बड़ हो तो वापस लौटने का एक रास्ता खुला रहे। बिल्कुल, एक तरह का बैकअप प्लान। दिलचस्प है। तो पहले महूली में, फिर पास के अमोढ़ा में, ये तो एक ही जैसा पैटर्न लग रहा है। हाँ, पैटर्न दिखता है। तिलकदेव के एक वंशज कान्हदेव ने अमोढ़ा में जो स्थानीय कायस्थ जमींदार थे उन्हें हटाकर खुद अपनी गद्दी जमा ली। बिल्कुल, ये उस दौर में सत्ता के विस्तार की एक आम रणनीति थी। मतलब सैन्य शक्ति के जरिए नए क्षेत्रों में जाना और स्थानीय शासकों को हटा देना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल टेकओवर भी था। कल्चरल टेकओवर? वो कैसे? जब आप किसी स्थानीय जमींदार को हटाते हैं तो आप सिर्फ एक शासक नहीं बदलते, आप सत्ता का पूरा केंद्र, वफादारी का ढांचा और टैक्स वसूलने का तरीका भी बदल देते हैं। सही बात है। ये एक झटके में पूरे समाज को रीवायर करने जैसा था, और स्रोत बताते हैं कि ये आसान नहीं था। अच्छा। कान्हदेव को भी शुरुआत में पूरी सफलता नहीं मिली थी। उनके बेटे कंचनारायण ने आधा इलाका जीता और फिर जाके उनके उत्तराधिकारियों ने पूरे अमोढ़ा पर कब्जा किया। मतलब इसमें भी काफी समय लगा। बिल्कुल। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये राजकुमार आस्कोट में कहाँ से आए थे? कहानी की जड़ें तो इससे भी गहरी होनी चाहिए, है ना? और यही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बताइए। स्रोत हमें और भी पीछे ले जाते हैं, उत्तराखंड के एक बहुत शक्तिशाली राजवंश कत्यूरी राजवंश तक। कत्यूरी राजवंश। और ये कड़ियां सीधे अयोध्या से जुड़ती हैं। अयोध्या से? हाँ। कहानी ये है कि जब अयोध्या के राजा सुमित्र मगध के शक्तिशाली सम्राट महापद्म नंद से हार गए। ये वही नंदवंश था जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। बिल्कुल वही। तो सूर्यवंश का शासन अयोध्या में समाप्त हो गया। एक तरह से ये उनके लिए एक बड़ा झटका था जिसने उन्हें नई जमीनें तलाशने पर मजबूर किया। तो वो अयोध्या से पहाड़ों की तरफ चले गए। सदियों बाद।
हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनके एक वंशज महाराज शालीवाहन देव ने उत्तराखंड की कत्यूर घाटी में जाकर वहां के स्थानीय शासकों को हराया। और कत्यूरी सूर्यवंश की नींव रखी। बिल्कुल। और ये घाटी भगवान कार्तिकेय के नाम पर है, जिन्हें कत्यूर भी कहा जाता है। तो एक तरह से ये इस वंश का पुनर्जन्म था। एक नई भूमि पे एक नई पहचान के साथ। सही कहा। और ये कत्यूरी राजा कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। स्रोत में बसंत देव, ललित शूरदेव और कटारमल देव जैसे कई बड़े राजाओं का जिक्र है। हाँ, काफी प्रतापी राजा हुए। ये भी बताया गया है कि वे भगवान शिव के बड़े उपासक थे और उन्होंने पूरे उत्तराखंड पर राज किया, जिसके सबूत कई ताम्रपत्र अभिलेखों में भी मिलते हैं। और उनकी एक बहुत ही अनोखी चीज थी, एक द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन? इसका मतलब क्या था? क्या दो राजा एक साथ राज करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद सत्ता का बंटवारा था। हो सकता है कि एक राजा सैन्य और बाहरी मामलों को देखता हो और दूसरा प्रशासनिक या धार्मिक मामलों को। बिल्कुल, ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसा था, ताकि कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। ये तो उस दौर के लिए काफी संजीदा सोच थी। हाँ, जहां ज्यादातर सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक संगठित सिस्टम से राज करते थे। लेकिन एक मिनट, अगर ये कत्यूरी थे तो आज हम इन्हें पाल सूर्यवंशी क्यों कहते हैं? ये पाल नाम कहां से आया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यही तो कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। ये घटना है सन 1279 ईस्वी की। अच्छा। हुआ ये कि कत्यूरी राज्य पालीपाछू के राजा थे त्रिलोकपाल देव। उस समय मानसरोवर यात्रा का रास्ता डाकुओं और लुटेरों की वजह से बहुत असुरक्षित था। कुछ सन्यासियों ने राजा से गुजारिश की कि वो इस रास्ते को सुरक्षित बनाने में मदद करें। और राजा ने मदद के लिए अपने बेटे को भेज दिया। हाँ, उन्होंने अपने छोटे बेटे महाराज अभयपाल देव को इस मिशन पर भेजा। आस्कोट? हाँ, आस्कोट भेजा। अभयपाल देव वहां गए, डाकुओं का सफाया किया और रास्ते को तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया। और उनके इस काम से खुश होकर सन्यासियों ने उन्हें वहीं अपना राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया होगा। बिल्कुल यही हुआ। अच्छा, तो यहीं से पाल उपनाम की शुरुआत हुई। हाँ, महाराज अभयपाल देव ने आस्कोट में पाल सूर्यवंशी स्टेट की स्थापना की और अपने नाम के आगे पाल देव लगाना शुरू किया। और बाद में यही पाल उनके वंश का उपनाम बन गया। बिल्कुल। और इन्हीं महाराज अभयपाल देव को सभी पाल सूर्यवंशियों का आदि पुरुष माना जाता है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। महाराज अभयपाल देव के 3 बेटे हुए, निर्भयपाल, अलख देव और तिलक देव। और अब देखिए कनेक्शन, देखिए निर्भयपाल के वंशज आस्कोट में ही राजा बनकर रहे। और अलख देव और तिलक देव, ये वही 2 राजकुमार थे जो 1305 में अपनी सेना लेकर आस्कोट से महूली आए थे। अरे वाह! तो जो कहानी हमने बस्ती से शुरू की थी उसकी जड़ें सीधे आस्कोट और उससे भी पहले कत्यूर घाटी और अयोध्या तक जाती हैं। बिल्कुल, मतलब पूरी की पूरी फैमिली ट्री हमारे सामने आ गई है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इस फैमिली ट्री की शाखाएं आज भी मौजूद है ना? हाँ, बिल्कुल। पित होने के बाद वंश आगे कैसे बढ़ा? तो महूली के 9वें राजा हुए दीपपाल। उन्होंने एक बहुत समझदारी का काम किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना राज्य अपने 2 बेटों में बांट दिया, जो शायद उस समय मतलब उत्तराधिकार को लेकर होने वाले झगड़ों से बचने का एक तरीका था। ये तो आज भी होता है कई परिवारों में कि बड़े बेटे को मुख्य विरासत मिलती है और छोटों को कुछ और। हाँ, कुछ वैसा ही हुआ। तो यहाँ क्या हुआ? बड़े बेटे मदनपाल को राजा की उपाधि और महोत्सव का राज्य मिला। और छोटे बेटे? छोटे बेटे करणपाल को कुंवर की उपाधि और हरिहरपुर का राज्य मिला। अच्छा, तो एक ही वंश से 2 अलग-अलग रियासतें निकली। हाँ, जिनकी अपनी अपनी पहचान बन गई। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था, इसके साथ ताकत और जमीन का भी साफ बंटवारा था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये वंश आज भी अपनी पहचान के साथ मौजूद हैं। ये वाकई फैसिनेटिंग है। स्रोत बताते हैं कि आस्कोट के वर्तमान मतलब 108वें राजा भानुराज सिंह पाल हैं। महासों में अमिताभ पाल राजा हैं और हरिहरपुर में राजवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य कुंवर राजेंद्र बहादुर पाल हैं। मतलब सदियों के उतार चढ़ाव के बाद भी ये वंश अपनी पहचान और पदवियों को संजोए हुए हैं। हरिहरपुर के बारे में एक और दिलचस्प बात है। क्या? स्रोत कहता है कि वहां राजा की उपाधि नहीं थी, वहां का प्रशासन एक कमेटी के जरिए चलाया जाता था। एक कमेटी? हाँ, और उम्र और पद में जो सबसे वरिष्ठ होता था उसे अध्यक्ष बनाया जाता था। अरे, ये तो फिर से वही द्वैध शासन वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है।
ये दिखाता है कि कत्यूरी वंश की साझा शासन की परंपरा किसी न किसी रूप में सदियों तक उनके वंशजों में भी जीवित रही। मतलब वो सिर्फ एक राजा के हुक्म पर नहीं चलते थे। नहीं, बल्कि एक तरह के काउंसिल या कमेटी सिस्टम पर भरोसा करते थे। ये उनकी राजनीतिक सोच की गहराई को दिखाता है। अच्छा, इन छोटी छोटी रियासतों ने इतने लंबे समय तक अपना प्रभाव कैसे बनाए रखा? सिर्फ सैन्य शक्ति तो काफी नहीं रही होगी। नहीं, और यहीं पर उनकी दूसरी बड़ी रणनीति सामने आती है, वैवाहिक संबंध। शादियां? ये सिर्फ शादियां नहीं थे, ये उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन थे। उन्होंने बांसी और सतासी के श्रीनेत और मझौली के विशेन जैसे बड़े और ताकतवर राजपूत परिवारों में रिश्तेदारियां की। हाँ, इन संबंधों ने उनकी सत्ता को और मजबूत किया, उन्हें दोस्त दिए और दुश्मनों को दूर रखा। और ये प्रभाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं रहा। स्रोत में जो आज के जमाने के कनेक्शन दिए गए हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। हाँ, ये दिखाता है कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा था। आस्कोट राज परिवार का संबंध जोधपुर के महाराजा गज सिंह, कश्मीर के राजा कर्ण सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के परिवारों से है। एक मिनट, जैसे कि कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, जैसे अस्कॉट के राजा भानुराज सिंह पाल की बेटी की शादी जोधपुर के महाराजा गज सिंह के बेटे शिवराज सिंह से हुई है। अच्छा। और भी हैं, इसी वंश के डॉक्टर महेंद्र पाल के बड़े भाई की पत्नी कश्मीर के राजा कर्ण सिंह की बहन है। और उनके बेटे की पत्नी? उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की भांजी हैं। तो ये संबंध दिखाते हैं कि ये वंश सिर्फ एक स्थानीय शक्ति नहीं रहा। नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर शाही और राजनीतिक परिवारों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन गया। समय के साथ उनके राज करने का तरीका बदला, रियासतें खत्म हुईं, लेकिन उनका प्रभाव और उनके रिश्ते आज भी कायम हैं। बिल्कुल। तो आज हमने एक राजवंश के हजारों साल लंबे सफर को देखा, प्राचीन अयोध्या की गलियों से निकलकर हिमालय की कत्यूर घाटी में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना, फिर आस्कॉट में पाल पहचान का जन्म, और अंत में उत्तर प्रदेश के मैदानों में आकर नई रियासतें बसाना। ये तो किसी महाकाव्य जैसा लगता है। परंपरा और अपने प्रभाव को बनाए रखता है। पाल उपनाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये प्रवास, विजय और निरंतरता की एक पूरी विरासत का प्रतीक है, जो कुमाऊं गढ़वाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। बिल्कुल। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं होता, बल्कि लोगों के नामों, उनके परिवारों और उनके रिश्तों में आज भी जिंदा है। बिल्कुल। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोतों में हमने कत्यूरी राजाओं की द्वैध शासन प्रणाली और बाद में हरिहरपुर में कमेटी पर आधारित प्रशासन का जिक्र बार बार देखा। ये एक दिलचस्प पैटर्न है। सोचने वाली बात है कि राजशाही के उस दौर में जहां एक राजा की मर्जी ही कानून होती थी, वहां साझा या गैर एकल व्यक्ति शासन की ये व्यवस्थाएं इन समुदायों को कैसे प्रभावित करती होंगी? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ विजय और सत्ता से परे उनकी राजनीतिक सोच के बारे में कुछ गहरा बताती है?